हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनआईएस की क्लास 12th की होम साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये चैप्टर उन लोगों के लिए तो ज़रूरी हैं ही जो क्लास 12th में हैं और एनआईएस से अपनी क्लास 12th कर रहे हैं और होम साइंस सब्जेक्ट लिया है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो कि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप लोग भी ये वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पता है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करे, हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो, हम हेल्दी रहें, इसीलिए तो हम फूड लेते हैं ना। तो जो भी फूड हमने लिया वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और फिर हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, जिस पार्ट को जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। These nutrients are utilized by the body for performing specific functions। और फिर ये nutrients बॉडी पार्ट्स द्वारा यूटिलाइज भी किए जाते हैं। क्यों यूटिलाइज करते हैं बॉडी पार्ट्स इनको? ताकि वो जो भी फंक्शन है उसको अच्छे से कर पाए, अपने काम को अच्छे से कर पाए। दिस मीन्स दैट गुड न्यूट्रिशन इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ गुड हेल्थ। तो इसका मतलब है कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन हम लेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। और आपने ऑलरेडी बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है और आपने पढ़ा है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है बैलेंस डाइट हमारे लिए, ताकि हमारी ग्रोथ नॉर्मल हो, हमारी डेवलपमेंट नॉर्मल हो और हम जीवन भर हेल्दी रह सकें। और यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है कि अगर आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स को इनकरेक्ट अमाउंट में लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम लेते हो, तो इसका भी बुरा असर पड़ेगा आपकी बॉडी पे। बॉडी के जो भी फंक्शन है वो अच्छे से हो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वेरियस डिजीजेज आपको हो सकती है। हो सकता है आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाए, हो सकता है ग्रोथ हो ही ना, और फिर कभी कभी इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। You know that young children, pregnant women and lactating mothers commonly suffer from health problems arising due to inadequate nutrition। आपको पता है ज़्यादातर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो छोटे बच्चों को होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को होती हैं और लैक्टेटिंग मदर्स को होती हैं, मतलब उन मदर्स को होती हैं जो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। देयर आर सेवरल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो आज हमारे कंट्री में बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? यू विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द वेज ऑफ असेसिंग इट। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मीनिंग पढ़ोगे और ये भी पढ़ोगे कि कैसे आपको इसको असेस करना है। आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाना है ना लोगों की, तो आप कैसे पता लगाओगे? You will also learn about the various nutritional diseases and different ongoing nutrition programs aim to prevent and control these problems in our country। साथ ही साथ हम न्यूट्रिशनल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ोगे, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में वो भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाओगे? आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन you should be able to define the terms nutritional status and malnutrition। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे, आप इन टर्म्स को डिफाइन कर पाओगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिफाइन कर पाओगे और माल न्यूट्रिशन को भी डिफाइन कर पाओगे कि ये दोनों होते क्या हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है और इसके कारण क्या है ये भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। डिस्कस सिंपल वेज टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस। कैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करना है उसके सिंपल वेज को भी डिस्कस कर पाओगे। रिकॉग्नाइज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिजीजेस होती हैं उनके साइंस को, सिम्टम्स को भी आप समझ पाओगे, पहचान पाओगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड लिस्ट सम ऑफ देम। आप जो भी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसकी लिस्ट बना पाओगे, साथ ही साथ उनकी इम्पोर्टेंस को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। स्टेट सेलिएंट फीचर ऑफ दीज प्रोग्राम्स। आप इन प्रोग्राम्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को भी बता पाओगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर है इनका, क्यों ये ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। क्या होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस? द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द intake and utilization of nutrients is called nutritional status।
कि एक न्यूट्रिएंट को लेने के बाद या फूड को खाने के बाद पर्सन की हेल्थ कैसी है, उसका क्या असर पड़ा है पर्सन की हेल्थ पे, उसी को न्यूट्रिशनल स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, जो भी उसने लिया न्यूट्रिएंट वो कितना वो ले रहा है और कितना उसकी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, ये देखा जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस में। यू नो दैट वी नीड अ न्यूट्रिशियस डाइट फॉर आवर वेल बींग एंड गुड हेल्थ। हमें पता है कि हमें वेल बींग और अच्छी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, और जब हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेती है तो हमारी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं और बॉडी का जो स्टेटस है न्यूट्रिशन का वो अच्छा हो जाता है। वी हैव अ नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उस समय हमारा जो स्टेटस है वो नॉर्मल रहता है, ना कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ना कोई ज़रूरत से कम होता है। हाउएवर व्हेन द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड इन द डाइट आर इनएडिक्वेट or not utilized properly, it result in a state of imbalance in the body। और अगर कोई न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में नहीं है और अगर हमने डाइट में लिया भी तो हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस। If this continues for some times, it may develop into a सीवियर प्रॉब्लम विच मे इवन प्रूव फैटल। तो अगर बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हुआ, मतलब आपके शरीर में या तो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो रहा है बहुत लंबे समय तक, तो इससे बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम आपको हो सकती है और बहुत ही घातक चीज़ें ये हो सकती हैं। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो नॉर्मल कैसा होता है, अगर कैसे आप अपनी बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल रख सकते हो। आप बैलेंस्ड फूड लो, ठीक है, बैलेंस डाइट लो, नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो और आपकी बॉडी जो है यूटिलाइज भी कर पाए इन न्यूट्रिएंट्स को एक नॉर्मल वे में, तभी आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिएंट कम या ज़्यादा हो रहा है और बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो फिर आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, इसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन में क्या है कि आपका जो फूड इनटेक है वो इम्बैलेंस है, आप सही से खाना नहीं खा रहे हो, और जो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन है, यूटिलाइजेशन है, वो उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया है, माल न्यूट्रिशन हो गया है। ठीक है, तो दो तरह का माल न्यूट्रिशन होता है, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। जब आपको न्यूट्रिएंट कम मात्रा में मिलते हैं तो उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, जब आपको न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपने ले लिए, तो इसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, Thus the condition of malnutrition cover both the state of undernutrition and overnutrition। तो malnutrition में दोनों चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि एनर्जी रिच फूड खाते हैं, जिसकी वजह से वो मोटे होते जाते हैं, वो ओबीज हो जाते हैं, उनको ओबेसिटी हो जाती है, और इसकी वजह, और ये किसकी वजह से होता है, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। और अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो फिर बाद में उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर अंडर न्यूट्रिशन की है तो ये जो प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन वाली ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओवर न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती जितनी अंडर न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम देखी जाती है हमारी कंट्री में। इन फैक्ट माल न्यूट्रिशन हैज़ बिकम अ सिनोनियम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन को भी हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन ही समझा जाता है। मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होना क्या है, माल न्यूट्रिशन है, जबकि ऐसा नहीं होता। न्यूट्रिएंट्स की कमी होना माल न्यूट्रिशन ही नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स की अधिकता होना भी माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के क्या कारण हैं। अब यहाँ पे देखो कारण दिए हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस भी दिए कि इस कारण से क्या असर पड़ेगा। तो अगर जो पहला कारण हमने पढ़ा था कि अगर अवेलेबिलिटी नहीं है फूड की, फूड अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, इंसान खाना कम खाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कि आप जानबूझ के खाना नहीं खा रहे हो, आपको ज्ञान ही नहीं है कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है, और आप कभी न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले रहे हो, कभी कम ले रहे हो। आपको अपनी बॉडी की नीड्स के बारे में भी नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है और उस कंडीशन में कैसा न्यूट्रिएंट आपको लेना है। ठीक है, तो इसका क्या असर होगा, इसमें अगर आपको इग्नोरेंस है, मतलब आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, तो इसमें क्या होगा, रॉन्ग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस होगी, आप छोटे बच्चे को भी आप अच्छे से खिला नहीं पाओगे। इनएबिलिटी टू मेक करेक्ट चॉइस ऑफ फूड रिजल्टिंग इन ओवर एंड अंडर न्यूट्रिशन। तो
अगर आप अच्छे से करेक्ट फूड को चूज़ नहीं कर पाओगे तो अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो अज्ञानता की वजह से भी चीज़ें होती हैं। थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या होते जाओगे, खा खा के मोटे होते जाओगे। अगर आपके पास पैसा कम है तो हो सकता है आपको खाना ना मिले, जिसकी वजह से आप अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हो। तो इसका क्या असर पड़ेगा इकोनॉमिक कंडीशन का? देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, आप खरीद नहीं पाओगे चीज़ों को, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन होगा। लेकिन अगर आपकी परचेजिंग पावर हायर है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, और इससे क्या हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन भी हो जाएगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन का असर भी पड़ता है माल न्यूट्रिशन पे। फोर्थ है स्ट्रेस कंडीशन। देखो, स्ट्रेस की वजह से भी न्यूट्रिशनल डिमांड हमारी पूरी नहीं हो पाती, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। देखो, अगर जो भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो बढ़ रही हैं और आप उन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, जैसे अगर कोई यंग चाइल्ड है, अडोलसेंट है, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उनको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए और अगर आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप खाना नहीं मंगा रहे हो, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस का असर भी हमारे न्यूट्रिएंट्स के यूटिलाइजेशन पे होगा। ठीक है। न्यूट्रिएंट डिमांड ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग इलनेस की सिचुएशन में जब आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय न्यूट्रिशनल डिमांड क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। फिफ्थ है पुअर पर्सनल हाइजीन एंड इन्वामेंटल सैनिटेशन। तो अगर पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदगी से आप रहते हो, इन्वामेंट आपके आसपास का साफ़ नहीं है, तभी भी आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हो। इससे क्या होगा, ये कैसे असर डालेगा? देखो, इसका असर ये होगा कि इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इलनेस हो सकती है, तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती है, और फिर इसका असर आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे पड़ेगा। कैन यू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन? क्या आप माल न्यूट्रिशन के रिजल्ट के बारे में सोच सकते हो कि माल न्यूट्रिशन अगर हो गया तो उसका क्या असर पड़ेगा? तो हाँ, माल न्यूट्रिशन के बहुत सीरियस बुरे असर पड़ेंगे। द पीपल अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हैव इन्फेक्शन। देखो, अगर माल न्यूट्रिशन है तो हो सकता है कि जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अधिकता भी हो जाए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है हमें। दे ऑल्सो हैव पुअर फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच कॉज वेरियस हैंडीकैप्स। तो अगर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी बाधित होगी, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे हैंडीकैप्स हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ भी हो सकती है और इसका बुरा असर हमारी वर्क कैपेसिटी पे भी पड़ सकता है। हो सकता है हमारा काम करने में मन ना लगे, हम अच्छे से काम ना कर पाएँ अगर हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है तो। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। कैसे आप न्यूट्रिशनल स्टेटस को समझोगे? तो न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया कैसे जाए। क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट? तो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज़ नोन एज न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहलाता है। देयर आर अ फ्यू सिंपल वेज बाय विच यू कैन नो द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज ऑफ अदर्स। तो कुछ ऐसे तरीके हैं, सिंपल तरीके, जिसके तहत आप अपना और दूसरों का न्यूट्रिशनल स्टेटस देख सकते हो। तो सबसे पहला है बाय मेजरिंग फिजिकल ग्रोथ। उनकी फिजिकल ग्रोथ को नाप के, अगर फिजिकल ग्रोथ एज के अकॉर्डिंग है तो फिर इसका मतलब उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, अच्छा है। उनके डाइटरी इंटेक को देख के कि वो कैसा खा रहे हैं, इससे भी आप पता लगा सकते हो कि उनका न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो कैसा है। थर्ड है बाय रिकॉग्नाइजिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है तो उसको भी आप समझ सकते हो और फिर देख सकते हो कि अगर डिजीज़ है तो इसका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ख़राब है। अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको क्या मेजर करना है, हमको फिजिकल ग्रोथ मेजर करनी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल ग्रोथ। तो देखो, आपको पता है ना कि चाइल्डहुड में जो होता है वो फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, मतलब इतनी तेज़ी से आप किसी भी एज में नहीं बढ़ते जितना आप तेज़ी से आप चाइल्डहुड में बढ़ते हो।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये बढ़ने वाले बच्चे हैं ना, इसमें माल न्यूट्रिशन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो ग्रोथ है वो आपको चेक करनी पड़ती है कि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इनकी वेट, इनकी हाइट का मेजर करते रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि इनकी ग्रोथ सही है या नहीं, ताकि इनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। अ चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर एज मस्ट हैव अ स्पेसिफिक हाइट एंड वेट। तो ऐसा है ना कि किसी एक पर्टिकुलर एज में हमारी कुछ हाइट होनी चाहिए और हमारा कुछ वेट होना चाहिए। अगर उस हाइट वेट से हम कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। हाउ डू यू नो वेदर अ चाइल्ड हैज़ नॉर्मल वेट एंड हाइट। कैसे आप जानोगे कि एक चाइल्ड का जो वेट है वो नॉर्मल है या नहीं, हाइट जो है वो नॉर्मल है या नहीं। तो यहाँ पे टेबल 6.1 में हाइट के हिसाब से वेट बताया गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, बॉयज़ का यहाँ पे हाइट है, फिर उसके अकॉर्डिंग वेट है, फिर गर्ल्स के लिए यहाँ पे हाइट है सेंटीमीटर्स में और वेट है केजीज़ में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको पढ़ सकते हो, इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आई हाँ, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि सीता है 4 साल की लड़की और उसका वेट जो है वो 12 kg है और उसकी हाइट 99 सेंटीमीटर है। तो उसको टेबल में इसमें देखो और आप उसको बताओ कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, कितना एज है, वेट 12 kg है और हाइट 99 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखो 99 सेंटीमीटर की मान लो, इतना गर्ल्स में ना, तो 99 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 101.6। तो इस हिसाब से उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, उसका वेट 15 to 16 kg के बीच में होना चाहिए, मतलब 15.5 kg होना चाहिए। लेकिन उसका वेट कितना है, उसका वेट सिर्फ और सिर्फ 12 kg है। ठीक है, तो 99 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर इसकी हाइट है तो इसका वेट लगभग 15.5 kg होना चाहिए था। तो लेकिन फिर भी मान लो 15 kg भी होता तभी भी सही था, लेकिन यहाँ पे इसका वेट जो है बहुत कम है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हो, इससे ये पता कर सकते हो कि इसका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से आप इसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बता सकते हो कि इसको थोड़ा सा और कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कंपेयर हर वेट एंड हाइट विद द रेफरेंस ऑफ 4-year-old गर्ल। तो अब आप इसको जो है 4-year-old गर्ल के वेट से कंपेयर करो, जो कि अभी हमने किया कि कितना होना चाहिए और कितना उसका हाइट होना चाहिए। शी शुड वेट 16 kg एंड शुड बी 101.6 सेंटीमीटर टॉल एट हर एज। तो इस एज में इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 101 सेंटीमीटर और 16 kg इसका वेट होना चाहिए। और अगर 99 सेंटीमीटर भी इसकी लंबाई है तो भी ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है 101 सेंटीमीटर से, लेकिन वेट इसका बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, इसकी एज के हिसाब से और इसकी हाइट के हिसाब से भी। तो यहाँ पे लिखा है, इन अदर वर्ड्स नॉट ओनली डज सीता वेट लेस, शी इज़ ऑल्सो शॉर्ट फॉर हर एज। तो एज के हिसाब से भी थोड़ी सी छोटी है और वेट भी इसका जो है थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, बहुत ही पुअर है, बहुत पुअर नहीं लेकिन पुअर है, और इसको माल नरिश्ड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो अगर हाइट के हिसाब से वेट भी अगर सही है और मतलब जितनी एज है उतनी हाइट है उतना वेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम उसका ये कहेंगे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। लेकिन अगर वेट यहीं पे ज़्यादा भी बहुत हो गया, हाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर हम उसको ओवर नरिश्ड भी बोलेंगे। ठीक है, तो और ये भी हार्मफुल होता है, मतलब ज़्यादा हाइट और वेट भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें तुमको 5 बच्चों को लेना है अपने आसपास के, उनका हाइट और वेट लिखना है और ये देखना है कि वो ओवर नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है या उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। You should remember that recording regular weights say once a month is important। इसी वजह से छोटे बच्चे का ना रेगुलर वेट
का रिकॉर्ड रखना चाहिए। मंथ में एक बार इनका जो है वेट हमको देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो अपनी एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से उनका वेट है या नहीं। और अगर नहीं है, अगर उनका वेट कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए तुरंत कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। तो यहाँ पे हमने फिजिकल ग्रोथ देख लिया कि कैसे हम फिजिकल ग्रोथ को देख के बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बता सकते हैं। सेकेंड है डाइटरी इनटेक। इट इज़ द सेकेंड मेथड ऑफ असेसमेंट। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट का ये दूसरा मेथड है, और जहाँ पे हम ये देखेंगे कि बच्चा बैलेंस डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। तो टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस वन नीड्स टू रिकॉर्ड ऑल द फूड आइटम कंज्यूम्ड इन द लास्ट 24 आवर्स। तो जब भी न्यूट्रिशनल स्टेटस आप देख रहे हो डाइटरी इनटेक के द्वारा इस मेथड से, तो आप ये देखोगे कि पिछले 24 घंटे में बच्चे ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फूड आइटम लिए हैं। हाउस होल्ड मेजर्स आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द फूड इनटेक। तो नॉर्मली हम हाउस होल्ड मेजर्स ही यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कितना बच्चे ने लिया है। दिस इंफॉर्मेशन can then be compared with the food pyramid given in figure 6.2 and 6.3। तो आगे फूड पिरामिड दिया है, वहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे। These figures are applicable for adult man and women. The number of proportion serving can be adapted for various physiological groups। तो यहाँ पे ये जो पिरामिड बताया गया है ना, वो नॉर्मल एडल्ट मैन और वुमेन के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बाय कंपैरिजन वन कैन नो वेदर अ पर्सन इज कंज्यूमिंग अ नॉर्मल रिकमेंडेड डाइट और नॉट। तो यहाँ पे कंपेयर करके हम ये देख पाएंगे कि जो पर्सन है वो नॉर्मल डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है। द अमाउंट ऑफ इनटेक इंडिकेट्स क्लियरली वेदर ए पर्सन हैज़ नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस और नॉट। और फिर हमें ये भी पता चलेगा अमाउंट देख के कि न्यूट्रिशनल स्टेटस पर्सन का कैसा है। जैसा वो खाएगा, जितना अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, उतना ही उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा, अगर अप्रोप्रिएट ले रहा है तो। लेट अस नो द मैथड ऑफ डिटरमाइनिंग योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यहाँ पे कुछ मैथड दिए गए हैं, आप जान सकते हो कि कैसे डाइटरी इनटेक से, क्या आपने खाया है, उससे आप ये देख सकते हो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका कैसा है। पहला, नोट डाउन वॉट एवर फूड आइटम आर ईटन ऑन वन पर्टिकुलर डे अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ रॉ फूड आइटम्स इन ग्राम्स। तो आपको एक जगह पेपर पे नोट डाउन करना है कि उस पर्सन ने पिछले 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें खाई हैं, और उसको आपको ग्राम्स में लिखना है। नाउ ग्रुप द फूड आइटम इनटू डिफरेंट फूड ग्रुप्स एंड फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव टोटल अमाउंट। तो अब जो जो खाया गया है, 5 फूड ग्रुप आपको पता है, उस फूड ग्रुप में पाँचों को रखने की कोशिश करो कि किस फूड ग्रुप से कितने चीज़ें उस पर्सन ने खाई हैं, और ये देखो कि कितना टोटल अमाउंट है। उसके बाद टोटल अमाउंट भी देखो। थर्ड है, लास्टली कंपेयर द डिफरेंसेस इन अमाउंट ऑफ ईच फूड ग्रुप। अब टोटल जितना जितना, मतलब पहले फूड ग्रुप से अगर जितना खाया है, दूसरे से जितना खाया है, इन सबको पहले टोटल कर लो कि पहले से कितना खाया, दूसरे से कितना खाया, तीसरे से कितना ग्राम खाया, और बाद में फिर आप ये देखो कि जितना रिकमेंडेड है कि उतना खाना चाहिए उस फूड ग्रुप से, अपनी एज और सेक्स के अकॉर्डिंग उतना खाया है, या उससे ज़्यादा खाया है, या उससे कम खाया है। ठीक है, ये देखो, द डाइटरी इंटेक सिमिलर टू द रिकमेंडेड डाइट इंटेक विल मीन अ नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर जो बच्चे ने खाया है या जो आदमी औरत ने खाया है वो रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक के बराबर है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल है। अगर ये कम ज़्यादा हो रहा है, डाइटरी इंटेक ज़्यादा या कम हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल नहीं है। You can assess the nutritional status of anyone by determining their dietary intake in a similar way and compare their intakes with those recommended for their एज एंड सेक्स। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो उनका डाइटरी इंटेक। पहले देखो कि उन्होंने क्या क्या खाया है पिछले 24 घंटे में, फिर उसको कंपेयर करो रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक से, और जितना रिकमेंड किया जा रहा है अगर उस हिसाब से लोग खा रहे हैं, उतना ही खा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल है। अगर कम ज़्यादा खा रहे हैं तो इसका मतलब उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल नहीं है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसके बाद आगे यहाँ पे एक पिरामिड बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि कितनी चीज़ें हमें खानी है। तो ये जो पहला पिरामिड है ना, वो एडल्ट मैन के लिए है जो कि नॉर्मल फिजिकल वर्क करता है, तो उसके लिए ये बैलेंस्ड डाइट है।
ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्टार का मतलब है पोर्शन साइज़, कि जो खाना वो खा रहा है वो कितना साइज़ का है, मतलब एक बार में वो कितना खाना खा रहा है वो उसका साइज़ बताया गया है। और 2 स्टार का मतलब है नंबर ऑफ पोर्शन, कितनी सर्विंग, कितने बार उसने लिया है। जैसे मान लो अगर एक रोटी से 30 ग्राम उसको मिल रहा है न्यूट्रिएंट, तो अगर वो 14 रोटी खाएगा तो उसको कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना ग्राम हो जाएगा। तो सीरियल और मिलेट्स जो है, सीरियल और ग्रेन्स जो है, ये हम सबसे ज़्यादा खाते हैं ना। इंडियन की जो डाइट होती है उसमें सीरियल सबसे ज़्यादा होते हैं, अनाज सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अनाज को ही रखा गया है। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट है एडल्ट मैन के लिए, तो 30 ग्राम और लेता है एक बार में। एक साइज़ इसका, एक पोर्शन का साइज़ इतना है, और कितने पोर्शन ले रहा है, 14 पोर्शन। तो जितना आएगा वो टोटल हो जाएगा कि दिन में इस बंदे ने टोटल इतना ग्राम सीरियल लिया है। फिर बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो ये 100 ग्राम एक सर्विंग में है, और कितनी सर्विंग ले रहा है, 4 बार खा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। उसी तरह फ्रूट्स की बात करें, ये दोनों एक ही में आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल एक ही ग्रुप है। फ्रूट्स की बात करें तो 100 ग्राम का एक है और एक सर्विंग लिया है, तो यहाँ पे 100 ग्राम, तो 500 ग्राम इसको कहाँ से मिल रहा है, सेकेंड ग्रुप से, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का है, जिससे कितना मिल रहा है हमको, 100 ग्राम, और कितनी बार लेना है हमको, 3 बार लेना है। तो यहाँ पे 300 ग्राम्स आप किससे ले रहे हो, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से ले रहे हो। उसके बाद पल्सेस को बताया गया है, एक वेजिटेरियन के लिए 30 ग्राम 2 बार में, तो यानी कि 60 ग्राम हो जाएगा पल्सेस का। और फिर नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या है, कितना है, 30 ग्राम एक बार में, ठीक है। ये सब चिकन और फिश वगैरह ये सब मिला के 30 ग्राम एक सर्विंग में, तो ये भी 30 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारा ऐड कर सकते हो कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से कितना मिल रहा है, पल्सेस और इससे चीज़ों से, बाकी चीज़ों से कितना मिल रहा है, मीट से कितना मिल रहा है। उसके बाद लास्ट है हमारा फैट एंड ऑयल और शुगर। तो जब हम फैट और ऑयल की बात करते हैं तो 5 ग्राम मिलना है हमको, और 4 बार आदमी खा रहा है, तो 20 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह अगर शुगर की बात करें तो एक सर्विंग से हमें 5 ग्राम मिलता है, और 5 बार इंसान खा रहा है, तो 25 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिकमेंडेड डाइट है। और आप जो डाइटरी इंटेक देखोगे, जिस पर्सन का भी आप असेस कर रहे हो, उसका डाइटरी इंटेक देखोगे कि इसी तरह का लगभग होना चाहिए। अगर वो इससे मैच कर रहा है, उसका भी डाइटरी इंटेक इस रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि एल्डरली मैन रिड्यूस 3 पोर्शंस ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट्स एंड ऐड एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे अगर 14 सर्विंग आप ये एडल्ट मैन ले रहा है अनाजों का, तो इसको 3 सर्विंग को ये क्या कम कर सकता है, कम कर सकता है। मान लो यहाँ पे 11 सर्विंग भी वो ले सकता है। ये 3 सर्विंग को वो कहाँ से कंपनसेट करेगा, वो इसको फ्रूट्स से कंपनसेट करेगा, ठीक है। इसकी जगह पे वो एक फ्रूट ले सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा। ये भी हो सकता है कि अगर उसको अनाज ज़्यादा नहीं खाना तो वो 3 सर्विंग अनाज को कम कर दे और एक फ्रूट एक्स्ट्रा ले ले। इसके बाद यहाँ पे वुमेन के लिए बताया गया है। वुमेन के लिए देखो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, क्योंकि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है या लैक्टेटिंग मदर होती है तो उनके लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। तो बैलेंस डाइट है एक एडल्ट वुमेन के लिए जो कि नॉर्मल फिजिकल वर्क करती है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। वो 1 स्टार का मतलब है कि कितना साइज़ है, और 2 स्टार का मतलब है कि कितनी बार वो खाना लिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम सीरियल्स और मिलेट्स की बात करें, अनाजों की बात करें, तो 30 ग्राम लेना है 14 बार। और अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो 100 ग्राम 3 बार। फ्रूट की बात करें तो ये भी 100 ग्राम एक बार। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये भी 100 ग्राम 3 बार। पल्सेस की बात करें तो 30 ग्राम 2 बार। और अगर नॉन वेजिटेरियन के लिए बात करें तो इनको एग, मीट, चिकन वगैरह, पल्सेस वगैरह मिला के कितना लेना है, 30 ग्राम एक बार। फैट एंड ऑयल की बात करें तो इनको 5 ग्राम लेना है 4 बार। शुगर की भी बात करें तो इनको भी ये 5 ग्राम लेना है 4 बार, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पोर्शंस उन लोगों को देने हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन का मतलब कि पोर्शन का जो नंबर है वो बढ़ा देना है। फैट एंड ऑयल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितना हो जाना है, 2 एक्स्ट्रा, मतलब जितना वो ले रही हैं उसमें 2 और एक्स्ट्रा, मतलब 2 बार एक्स्ट्रा और खाएंगी। मिल्क को भी 2 बार एक्स्ट्रा लेंगी। फ्रूट भी 1 एक्स्ट्रा लेंगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को आधा पोर्शन वो बढ़ाएंगी, पूरा का पूरा 1 पोर्शन नहीं बढ़ाएंगी। जैसे मान लो अगर एक बार ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले रही हैं
तो जितना ले रही हैं उसका आधा दूसरी बार भी लेंगी, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर के लिए क्या है, सीरियल्स का पोर्शन एक बार बढ़ेगा, पल्सेस का भी पोर्शन एक बार बढ़ेगा। अगर वो सीरियल्स 14 बार खा रही हैं तो उनको एक बार बढ़ा के कितनी बार कर देना है, 15 बार। पल्सेस का भी एक बार बढ़ाना है, फैट एंड ऑयल का 2 बार, मिल्क का 2 बार, फ्रूट का 1 बार और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आधा बार, ठीक है। मतलब इनको एक बार जो है एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ आधा बार उसको एक्स्ट्रा लेना है, मतलब जितना वो एक बार में लेती हैं उसका आधा लेना है, ठीक है। बिटवीन 6 to 12 मंथ ऑफ लैक्टेशन डाइट इनटेक शुड बी ग्रेजुअली ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। अगर लैक्टेशन पीरियड को दूध पिलाते पिलाते माँ को 6 से 12 मंथ हो गए हैं तो धीरे धीरे अब उसको नॉर्मल डाइट पे वापस आ जाना चाहिए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो ले रही है उसको धीरे धीरे क्या करनी है, कम करनी है, ठीक है। उसी तरह अगर बूढ़ी औरत है तो उसको फ्रूट एक एक्स्ट्रा लेना है और जो सीरियल और मिलेट्स हैं इनको 2 सर्विंग इसकी घटा देनी है। जैसे नॉर्मली हमको 14 सर्विंग लेनी है, लेकिन अगर बूढ़ी औरत है तो उसको कितनी लेनी चाहिए, सिर्फ 12 सर्विंग लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रिकॉग्नाइजिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। आप जब डेफिशिएंसी डिजीज़ को देखोगे जो कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं तो उससे देख के भी न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चलता है, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड है न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने का, ठीक है। यू कैन ऑल्सो असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन बाय ऑब्जर्विंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। तो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ के आपको साइंस दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उस पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ा है कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमें वो खाने भी हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज भी होने चाहिए। हम खाते जा रहे हैं लेकिन अगर बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको उसको यूटिलाइज भी करना है, ठीक है। और अगर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हुआ, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऊपर नीचे हुआ तो इसको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जाके डेफिशिएंसी ही कराएगा। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल विजन इन डिम लाइट। अगर कम लाइट में भी आपको नॉर्मल विजन चाहिए तो आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा। लेकिन मान लो किसी कारण से आप सफिशिएंट विटामिन ए नहीं ले पा रहे हो तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसका सीधा असर आपकी आँखों के फंक्शन पे पड़ेगा। आप जो है रात होते ही आपको दिखाई नहीं देगा, रतौंधी हो जाएगी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो हो जाएगी। और धीरे धीरे आपकी आइज़ की जो क्लैरिटी है ना वो भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। आपको धुंधला दिखने लगेगा, थोड़ा सा क्लाउडी और मडी दिखने लगेगा। सिमिलरली यू विल सी दैट द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज शॉर्टर एंड थिनर एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ईटिंग सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रोटीन इन देयर डाइट। तो अगर छोटे बच्चों में एनर्जी और प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो वो बच्चे जो हैं थोड़ी उनकी लंबाई भी कम हो जाएंगी और वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा पतले भी दिखेंगे। तो इस वजह से फिजिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, खास करके जब प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो। These are usually specific and are therefore helpful in recognizing different deficiency diseases in and around you। तो इस तरह से आपके अंदर भी अगर कोई डिफिशियंसी डिजीज़ है तो आप उसको भी पता लगा सकते हो, आसपास भी लोगों में है तो उसको भी पता लगा सकते हो, सिर्फ ये देख के कि उस कमी का उनकी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होगी, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।